Okay. So hello everyone. Welcome to 31st lecture of design of steel structure, and we were discussing about the design of compression member. And in today's session I am going to start a new topic, that is design of built up section. So built up section is further divided into two types, that is laced column and battened column. बिल्ट अप सेक्शन को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं लेसिंग सिस्टम और दूसरा को बोलते हैं बैटनिंग सिस्टम, है ना। सो लेस्ड कॉलम एंड बैटन कॉलम। ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीटली विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। आपको कितना इस टॉपिक में समझ में आएगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना है जो स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो भी स्ट्रक्चर का हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसको विजुअलाइज करने का कोशिश कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से फिगर को देखना है और समझना है। पहले जो रियल इंजीनियरिंग फील्ड में जो यूज होता है स्ट्रक्चर, उसको पहले विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि बिल्टअप सेक्शन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें फिगर, इस फिगर पर अगर कंसंट्रेट करें तो यहाँ पे दो चैनल सेक्शन है ना, दो चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, एक ए रहा और दूसरा ए रहा, दूसरा ए रहा। इसको 1 मान देते हैं, इसको 2 मान देते हैं। अब यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे दोनों चैनल सेक्शन को एक एलिमेंट के थ्रू है जो जोड़ा गया है ना। और इस एलिमेंट, जिस एलिमेंट के थ्रू ये दोनों चैनल सेक्शन को जोड़ा गया है, इसको बोलते हैं लेसिंग, लेसिंग बार, लेसिंग बार, है ना। अभी लेसिंग बार जनरली होता है जो फ्लैट सेक्शन होता है या फिर एंगल सेक्शन होता है। एंगल सेक्शन भी हो सकता है, फ्लैट सेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैट सेक्शन है ना, यहाँ पे फ्लैट सेक्शन है। सो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले है जो पिक्टोरियल व्यू को आप सही से विजुअलाइज कर लीजिए, है ना, क्योंकि इसी का हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। इस जो आपका बिल्टअप सेक्शन है उसको क्या करना है, डिजाइन करना है। बिल्टअप सेक्शन नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चैनल सेक्शन को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लेसिंग बार, विद द हेल्प ऑफ लेसिंग बार, लेसिंग बार के हेल्प से दोनों को जोड़ा गया है। अभी जो लेसिंग बार है वो सिंगल लेसिंग भी हो सकता है और डबल लेसिंग भी हो सकता है। वो कैसे, ये जो एग्जाम्पल है आपका सिंगल लेसिंग का है। किसका एग्जाम्पल है, सिंगल लेसिंग का है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लेसिंग, ठीक है। तो फिर डबल लेसिंग क्या होता है, इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये क्या है, डबल लेसिंग है। एक ऐसे क्रॉस किया है, दूसरा ऐसे क्रॉस किया है, जबकि इसमें क्या था, सिंगल सिंगल था, है ना, एक दूसरे पे क्रॉस नहीं किया था, है ना। दूसरी बात कि ये जो लेसिंग होगा वो आपका फ्रंट फेस में भी होगा और बैक फेस में भी होगा, है ना। अगर सही से विजुलाइज करें तो फ्रंट फेस में भी होगा, जैसे ये वाला क्या है, फ्रंट फेस है, और यहाँ पे है ये जो दिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये बैक फेस है ना। तो दोनों फेस पे लेसिंग क्या हो रहेगा, फ्रंट फेस पे भी और बैक फेस पे भी। एक दूसरे का एक्चुअली शैडो होता है, क्या होता है, एक दूसरे का शैडो होता है। तो ये तो रहा सिंगल लेसिंग और ये रहा डबल लेसिंग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल लेसिंग। ये कंपटीशन का बहुत फेवरेट टॉपिक है, लेसिंग का डिजाइन, है ना, खास करके लेसिंग का डिजाइन बहुत फेवरेट टॉपिक है। एक का क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें से SSJE का मेंस का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, SSJE और इंजीनियरिंग सर्विस का। सो दूसरी बात कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है। जो भी डिजाइन स्पेसिफिकेशन है लेसिंग और बैटन का, IS 800-84 का, वो एग्जाम में है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो सबको मैं समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। पहले आप है जो इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए जिसका हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो ये तो रहा डबल लेसिंग सिस्टम और एक क्या रहा, सिंगल लेसिंग सिस्टम। यहाँ इसमें भी देख सकते हैं, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक कॉलम क्या है, इंक्लाइंड कॉलम है, ये इंक्लाइंड कॉलम है। और यहाँ पे देखिए टैक रिवेटिंग भी यूज किया गया है। ये क्या है, टैक रिवेट है, दोनों लेसिंग बार को जोड़ने का काम किया गया, नहीं तो ये क्या हो गया, टैक रिवेटिंग की तरह बिहेव करेगा। ये टैक रिवेटिंग, रिवेट्स का रिवेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों लेसिंग बार को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये कॉलम क्या है, इंक्लाइंड कॉलम है, ये इंक्लाइंड है और ये है जो वर्टिकल है ना। सो लेसिंग सिस्टम क्या होता है, बिल्टअप कॉलम क्या होता है, ये चीज़ आपको विजुलाइज अब हो गया होगा। अब इसका क्या करते हैं, लेसिंग सिस्टम क्या की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका ऐसा मतलब बिल्टअप सेक्शन बनाने से क्या बेनिफिट होगा,
इसको हम समझेंगे सही तरीका से, है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर को इस तरह से यदि हम कंबाइंड सेक्शन करके बना रहे हैं तो इसका कुछ तो बेनिफिट होगा, है ना। हो सकता है लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए, अभी देखते हैं इंक्रीज करता है कि नहीं करता है ना। सो सबसे पहली बात कि अगर हम इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालें तो लोड क्या होता है, P बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है A इंटू सिग्मा AC, A इंटू सिग्मा AC। अब देखिए मैं यहाँ पे चैनल सेक्शन बनाने जा रहा हूँ। एक चैनल सेक्शन सपोज कीजिए कि आपका ये रहा, एक चैनल सेक्शन ये रहा, फेस टू फेस कनेक्शन इसका है, इसका कनेक्शन क्या है, फेस टू फेस है, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन कर सकते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी क्लोज होगा बैक टू बैक। ये बैक टू बैक कनेक्शन हुआ। और तीसरा ऐसा करते हैं, इसको फिगर नंबर 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, और थर्ड है जो कि कुछ इस तरह से है, थर्ड भी बैक टू बैक है, बट एक क्या किया गया है, थोड़ा डिस्टेंस पे किया गया है, दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस रखा गया है ना। इसको 3 नंबर बोल देते हैं। अब देखिए इसका एक्स एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्स तो यही होगा, ये क्या हो गया, एक्स एक्स एक्सिस। इस केस में यहां से क्रॉस करेगा एक्स एक्स, और इस केस में है जो आपका यहां से क्रॉस करेगा एक्स एक्स। बट व्हाट अबाउट वाई वाई, बाई बाई कहाँ से क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ बाई बाई 2 तरह का एक्सिस होगा, एक तो होगा जो ओवरऑल कॉलम सेक्शन का होगा, और दूसरा होगा जो इंडिविजुअल सेक्शन का होगा। इंडिविजुअल चैनल सेक्शन की अगर बात करें तो बाई बाई आपका यहाँ से क्रॉस करेगा, संभेर है जो यहाँ से क्रॉस करेगा, इसमें कहीं यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो इसको मैं स्मॉल वाई वाई लिखता हूँ, इसको मैं स्मॉल वाई वाई के नाम से नोटेशन देता हूँ। और दूसरा है जो आपका ओवरऑल कॉलम सेक्शन का वाई वाई होगा, वो कहीं बीच से क्रॉस करेगा, वो कहाँ से क्रॉस करेगा, बीच से क्रॉस करेगा, इसको कैपिटल वाई वाई नाम दे रहे हैं, कैपिटल वाई वाई। उसी तरह से इस फिगर में भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इसका वाई वाई समवेयर है जो यहाँ से क्रॉस करेगा इस तरह से, और जो ओवरऑल कॉलम का जो वाई वाई होगा वो क्रॉस करेगा आपका मिडिल से, कहाँ से क्रॉस करेगा, मिडिल से। ये तो दोनों चूंकि बैक टू बैक कनेक्शन है और क्या है, दोनों फेस है जो सटा हुआ है, तो ये कैपिटल वाई वाई हो गया। इसको सही से थोड़ा समझना है। यहाँ पर देखिए तो इंडिविजुअल का वाई वाई है जो यहाँ से क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई वाई, स्मॉल वाई वाई, और ओवरऑल कॉलम का जो आपका वाई वाई है वो समवेयर है जो यहाँ से क्रॉस करेगा, इसको कैपिटल वाई वाई नाम देते हैं। ये भी मान के चलते हैं कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो क्या है, डी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें, P बराबर क्या होता है आपका, A इंटू सिग्मा AC, A इंटू सिग्मा AC, ठीक है। एरिया तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
एरिया तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चैनल सेक्शन का एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। चैनल सेक्शन का एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो हियर ये हो गया जो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एरिया हो गया कांस्टेंट हो गया। बट सिग्मा एसी यानी पी जो है आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एसी हो जाएगा, है ना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एसी हो जाएगा। बट आपका जो सिग्मा एसी होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। जब लैम्डा का वैल्यू कमेगा तो सिग्मा एसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, सिग्मा एसी का वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं। सेकंड थिंग आप ये भी लिख सकते हैं, जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, के एल बाई आर होता है, मतलब एल इफेक्टिव बाई आर होता है, आर होता है ना। लेंथ ऑफ कॉलम हम क्या मान रहे हैं, तीनों केस में सेम होगा, लेंथ ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एल भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, एल भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r, लैम्डा क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना। अच्छा, और रेडियस गरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गरेशन क्या होता है, अंडर रूट आई बाई ए, और ए तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो दिस इम्प्लाई आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई, अंडर रूट आई। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिग्मा एसी आपका क्या था, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो लैम्डा को क्या करना होगा, कम करना होगा। इस लाइन को आपको सही से समझना है, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। सिग्मा एसी को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। अगर ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो सिग्मा एसी को बढ़ाना पड़ेगा, और सिग्मा एसी को बढ़ाने के लिए लैम्डा को कमाना पड़ेगा, लैम्डा को क्या करना पड़ेगा, कमना पड़ेगा। और लैम्डा को कमने के लिए आर को क्या होना होगा, आर को आपको बढ़ाना होगा। लैम्डा को कम करने के लिए यहाँ पे देखिए, लैम्डा को कम करने के लिए आर को बढ़ाना होगा, है ना। और आर को बढ़ाने के लिए क्या होगा, आई को बढ़ाना होगा, आर को बढ़ाने के लिए क्या होगा, आई को बढ़ाना होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस फिगर में, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि तीनों फिगर में आई एक्सेस क्या है, सेम है। तीनों फिगर में आई एक्सेस पे कोई चेंजिंग आना नहीं है ना। तो आई एक्सेस तो क्या हो गया आपका, सेम हो गया, आई एक्सेस क्या हो गया, तीनों केस में सेम ही हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, तीनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तीनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस यदि बात करें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी तीनों का क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि आई सेम हो गया, क्योंकि आई क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। बट व्हाट अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझिए। फर्स्ट केस में देखिए, क्योंकि ये चीज़ समझ लेते हैं तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको, है कि क्यों बिल्टअप सेक्शन हम यूज करते हैं। फर्स्ट इसमें देखिए, फर्स्ट केस में यदि देखें तो आपका ए क्या है, ए डिस्टेंस क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सी बाई बाई, है ना, सी बाई बाई बोलते हैं। और इसको टोटल विड्थ मान लेते हैं क्या है, बी है, टोटल विड्थ मान लेते हैं बी है ना। हमें तो कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए आपका ए वाला, है ना, इसका सीजी से ए वाला डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि h1 है, है ना, ये डिस्टेंस क्या है, h1 है। तो h1 क्या हो जाएगा, b माइनस सी बाई बी, h1 हो जाएगा b माइनस सी बाई, है ना। b है जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है, इस केस में आपका देखिए h, ये भी क्या होगा, c बाई होगा, है ना। और यहाँ पे c बाई आपको किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। h क्या है, h है कैपिटल बाई और इसका cg इंडिविजुअल बाई एक्सिस, इंडिविजुअल का बाई एक्सिस और ओवरऑल कॉलम का बाई एक्सिस के बीच का दूरी h है ना। यहाँ पे देखिए इस केस में a तो क्या हो गया, a आपका हो गया c बाई, है ना, ये हो गया c बाई। हमें a वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बताइए,
ए डिस्टेंस देखिए क्या होगा, ए तो आपका d/2 है, ए डिस्टेंस है d/2 और ए है c/y, ये डिस्टेंस क्या है c/y, और यहाँ से यहाँ तक मतलब इसका CG से कैपिटल y/y एक्सिस, इंडिविजुअल y/y एक्सिस से कैपिटल y/y एक्सिस के बीच का दूरी क्या है, h है। इसको h1 माने थे, यहाँ पे इसको h2 मान लेते हैं और यहाँ पे इसको h3 मान लेते हैं। तो h3 क्या हो जाएगा बताइए, h3 हो जाएगा d/2 प्लस c/y। क्या बात है ना। अब फर्स्ट केस में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए ओवरऑल कॉलम सेक्शन का, ओवरऑल कॉलम सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, कैपिटल I/y क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्या होगा I/y प्लस एरिया इंटू h1 का होल स्क्वायर, इंटू h1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है 2 है, 2 चैनल सेक्शन है, तो 2 से गुना कर दिए तो ओवरऑल कॉलम सेक्शन का क्या निकल गया, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, चाहें तो आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि h1 का वैल्यू क्या है b माइनस c/y, है ना। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सेकंड केस के लिए निकाल लिया y/y, दूसरा के लिए निकालिए सेकंड केस के लिए। अगर I/y निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I/y प्लस a इंटू h2 का होल स्क्वायर, a इंटू h2 का होल स्क्वायर। थर्ड केस के लिए देखिए, I/y 2 टाइम्स ऑफ I/y प्लस a इंटू h3 का होल स्क्वायर, h3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका चूंकि बाई एक्सिस के अबाउट लोड कैरिंग कैपेसिटी तब बढ़ेगा जब आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बढ़ेगा। तो ये तीनों केस में से कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट ज़्यादा मिलेगा, कौन सा केस ऐसा है, इसमें कौन सा ऐसा केस है जिसमें y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों में ज़्यादा मिलेगा, तो कौन सा केस होगा, थर्ड केस होगा, है ना। इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है ना, h1 h2 h3 पे डिपेंड कर रहा है। चूंकि h3 है जो क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपका क्या है, h1 लेस देन h2 लेस देन h3, मतलब h3 क्या है, सबसे ज़्यादा है, h3 क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, h3 आपका सबसे ज़्यादा है ना, h3 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा किस कॉलम का होगा, थर्ड का होगा, सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका होगा, थर्ड का होगा, यानी P3 का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। इस P3 का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम माइनर एक्सिस के अबाउट निकालना चाहें, है ना, माइनर एक्सिस के अबाउट, चूँकि y क्या था हमारा, माइनर एक्सिस था, y क्या था, माइनर एक्सिस था। तो माइनर एक्सिस के अबाउट यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम के बीच में हमें स्पेसिंग देना पड़ेगा, 2 कॉलम के बीच में हमें स्पेसिंग देना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या करते हैं, दोनों कॉलम को क्या करते हैं, लेसिंग से कनेक्ट कर देते हैं, लेसिंग से क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, है ना। चलिए लेसिंग से क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं। चाहे तो आप h1 h2 h3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। h1 का वैल्यू क्या है, b माइनस c/y, और h2 का वैल्यू क्या है आपका, h2 का वैल्यू है जो आपका c/y के बराबर है, c/y के बराबर है ना, और h3 है जो आपका d/2 प्लस c/y है। तीनों का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं कि P3 का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, मतलब केस 3 में वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। P3 केस में आपका मतलब फिगर नंबर 3 में आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि I/y आपका 3 का क्या है, सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यदि हम y एक्सिस के बाद अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको बढ़ाना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम लोग पढ़े थे वहाँ पे क्या था, I/y आपका
माइनर एक्सिस था, और वहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता था, कम होता था आई बाई बाई के बाद, है ना। तो हम लेसिंग में और बैटनिंग में यही करेंगे कि आई बाई बाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, एक तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि आपका आई बाई बाई है जो आई एक्स एक्स से मतलब क्या हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, स्लाइटली है जो क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे, है ना। क्योंकि बीकर एक्सिस को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, बीकर एक्सिस को स्ट्रॉन्गर बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, आई बाई बाई को बढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ लेस्ड कॉलम। तो इस कंसेप्ट से आपको पता चल गया होगा कि क्यों है जो हमें लेसिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम बीकर एक्सिस को क्या करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो कॉलम को हमें कंबाइन करने की ज़रूरत है, उससे क्या हो जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए डिजाइन ऑफ लेसिंग में सबसे पहली बात, इसका पर्पस क्या है ना, इसका पर्पस क्या है वो देखिए सबसे पहले। सो मेन पर्पस आपका है, द पर्पस ऑफ लेसिंग इज टू होल्ड द मेंबर। लेसिंग का क्या है पर्पस, मेंबर को क्या करना, जैसे दोनों मेंबर है, ये दोनों मेंबर को क्या करके रखेगा, ये होल्ड करके रखेगा, है ना, दोनों को होल्ड करके रखेगा। होल्ड द मेंबर ऑन इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन पे, वर्टिकल एंड स्ट्रेट, वर्टिकल भी रखेगा और स्ट्रेट भी रखेगा। एक पर्पस तो आपका ये हो गया। सेकेंड थिंग, इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल लोड ऑन बोथ द मेंबर। दूसरा पर्पस क्या है लेसिंग का, जो भी इस ओवरऑल कॉलम सेक्शन पे ऊपर से लोड आ रहा है, मान लेते हैं कि लोड पी आ रहा है, तो इस पी लोड को इस दोनों मेंबर में, ये जो लेसिंग सिस्टम है, ये जो लेसिंग बार है, वो क्या करेगा, दोनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली है जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। सो इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल लोड ऑन बोथ द मेंबर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। कहता है कि लेसिंग मेंबर्स आर डिजाइंड एज ट्रस एलिमेंट। किस तरह से इसका लेसिंग मेंबर का डिजाइन होता है, ट्रस एलिमेंट की तरह होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज लेसिंग मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू ओनली टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इन लेसिंग, है ना। जैसा कि ट्रस का डिजाइन आप पढ़े, ट्रस का क्वेश्चन आप बनाए होंगे, तो ट्रस में क्या होता है आपका, लोडिंग हमेशा ज्वाइंट पे करते हैं, लोडिंग हमेशा क्या करते हैं, ज्वाइंट पे करते हैं। तो लोडिंग ज्वाइंट पे करने से क्या होता है, आपको सिर्फ आपका उसमें एक्सियल फोर्स डेवलप होता है। अब एक्सियल फोर्स आपका कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सियल फोर्स क्या हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है ना। सपोज कीजिए कि आपका ये ट्रस है, ये ट्रस है, आप फोर्स है जो ऊपर से पी लगा रहे हैं, तो जो भी आप फोर्स इस ज्वाइंट पे लगाएंगे वो क्या होगा, इस मेंबर के थ्रू ट्रांसफर होगा, इस मेंबर और इस मेंबर के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफर होगा, है ना। मतलब जो भी फोर्स इसमें आएगा क्या होगा, वो फोर्स परफेक्टली एक्सियल होगा, परफेक्टली एक्सियल होगा, है ना। परफेक्टली एक्सियल होगा, या कहने का मतलब है कि जो आपका लोड है वो कहाँ से क्रॉस करेगा, ये ज्वाइंट से क्रॉस करेगा, है ना, ये ज्वाइंट से क्रॉस करेगा। तो फोर्स जब ज्वाइंट से क्रॉस करता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि कोई एसेंट्रिसिटी तो क्रिएट हुआ नहीं, कोई भी एसेंट्रिसिटी तो क्रिएट हुआ नहीं, इसलिए बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रस के सारे मेंबर में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है ना। क्योंकि ट्रस का जितना भी आपका मेंबर है उसमें कौन सा फोर्स डेवलप होता है, एक्सियल फोर्स डेवलप होता है, और एक्सियल फोर्स है जो क्या होगा, ज्वाइंट से ही पास करेगा, ज्वाइंट से ही क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो कोई भी एसेंट्रिसिटी डेवलप होगा नहीं, इसलिए क्या होगा, मोमेंट हो जाएगा जो इसमें जीरो होता है। सभी मेंबर में क्या होगा, जीरो मोमेंट होगा, है ना। फोर्स जीरो नहीं होगा, मोमेंट जीरो होगा, है ना। फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये अलग अलग कंडीशन है जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। So lacing members are designed as a truss element because lacing members are subjected only tensile and compressive forces and bending moment is zero in lacing, है ना। क्यों बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ, क्योंकि सपोज कीजिए ये लेसिंग मेंबर है, तो इसमें जो भी फोर्स होगा या तो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, है ना, लेकिन जो भी फोर्स होगा क्या होगा, एक्सियल होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, एक्सियल होगा, है ना। और जब एक्सियल होगा तो इसमें मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट के बाद मोमेंट निकाले, सपोज कि इस पॉइंट के बाद मोमेंट निकालना है, तो फोर्स तो यहीं से क्रॉस कर रहा है ना, फोर्स है जो यहीं से क्रॉस कर रहा है, और जब फोर्स है जो ज्वाइंट से ही क्रॉस करेगा तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाएगा तो मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी, फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन मेंबर्स
शुड बी सच दैट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू मेंबर, एच की बात बोल रहा है, किसकी बात बोल रहा है, एच की बात, जो अभी हमने पिछला स्लाइड में देखा। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेंबर्स शुड बी सच दैट, इस तरह होना चाहिए आर बाई बाई ग्रेटर देन आर एक्स, आर बाई बाई क्या हो जाए, आर एक्स, टू प्रिवेंट, ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, टू प्रिवेंट द बकलिंग इन प्लेन ऑफ द लेसिंग, टू प्रिवेंट द बकलिंग इन प्लेन ऑफ द लेसिंग। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आर बाई बाई यदि आर एक्स के बराबर भी रहेगा, आर बाई बाई यदि आर एक्स के बराबर भी होगा, तो भी है जो आपका, तो भी है जो इस तरह से इसको क्या बेंड होने का डर रहेगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये लेसिंग बार है जो उतना स्ट्रांग होता नहीं, लेसिंग बार है जो उतना स्ट्रांग होता नहीं, थोड़ा सा भी इसमें यदि फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इस तरह से क्या हो सकता है, बेंड कर सकता है, इस तरह से क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है ना, क्योंकि ये तो क्या है, पिन जॉइंटेड है ना, ये सब क्या है, पिन जॉइंटेड है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है ना। इसीलिए क्या करते हैं, आर बाई बाई को आर एक्स से थोड़ा सा ही ज़्यादा क्यों ना हो, थोड़ा सा स्लाइटली है जो बढ़ा कर रखते हैं, है ना, ताकि क्या हो जाए, ए वाला एक्सिस है जो स्ट्रॉन्गर हो जाए, ए वाला एक्सिस क्या हो जाए, जो बाई बाई एक्सिस है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्गर हो जाए। और एक्सेस के अलाउंग तो बेंड ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस के अलाउंग क्या होगा, मेंबर को बेंड करना इजी नहीं है, इस मेंबर को बेंड करना इजी नहीं है, तो एक्सेस के अबाउट है जो आपको बेंड नहीं होगा, लेकिन बाई बाई के अबाउट क्या है, बेंड होने का डर है ना, लेसिंग के बावजूद डर है, क्योंकि लेसिंग क्या है आपका, एक तरह से यहाँ पे पिन ज्वाइंटेड है, तो इजीली है जो बेंड हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि आर बाई बाई को बराबर न करके आर बाई बाई को क्या लेते हैं, इससे बढ़ा लेते हैं, इससे ज़्यादा लेते हैं, है ना, क्योंकि आर एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स तो ऑलरेडी है जो स्ट्रॉन्गर एक्सिस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर बाई बाई क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द लेफ्ट कॉलम अबाउट इट्स बीकर एक्सिस, अबाउट इट्स बीकर एक्सिस, एंड आर एक्स एक्स क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द लेफ्ट कॉलम अबाउट इट्स स्ट्रॉन्गर एक्सिस। अब आपको ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूजन हो जाए कि सर बीकर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या था, एक्चुअल में अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो ये तो क्या था, आपका बीकर एक्सिस ही था, उसको हम स्ट्रॉन्गर बनाए हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को बढ़ाकर, रेडियस ऑफ गायरेशन को इंक्रीज करके, और कैसे इंक्रीज किए हैं, एच का वैल्यू बढ़ाकर, दोनों के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज करके। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेंबर्स शुड बी सच दैट आर बाई ग्रेटर देन आर एक्स एक्स हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, टू प्रिवेंट द बकलिंग इन द प्लेन ऑफ द लेसिंग, जो हमारा इंडिविजुअल ये जो लेसिंग मेंबर है वो भी क्या होगा, बकल होने का डर रहता है। तो आर बाई बाई जब बड़ा हो जाएगा आर एक्स एक्स से, तो ये जो मेंबर है आपका, जो लेसिंग मेंबर है, ये आपका बकल होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बकल होने से बच जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये बेंड होने का डर रहता है, इसको है जो बेंड होने का डर रहता है, तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, आर बाई बाई को आर एक्स से बड़ा रखते हैं। तो ये तो था आपका पर्पस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ से जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये सारा पॉइंट है जो आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये जो IS कोड का स्पेसिफिकेशन है, ये सब अपने आप में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी केयरफुली है जो आपको समझना है। सो डिजाइन स्पेसिफिकेशन एज पर IS 800-9084, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो जिसको किससे डिनोट किए थे, लैम्डा से डिनोट किए थे। तो लैम्डा है जो दो तरह से होगा, एक तो होगा लेसिंग बार का लैम्डा, इसका एक तो लेसिंग बार का लैम्डा होगा, और एक ओवरऑल कॉलम का लैम्डा होगा, है ना, एक है जो लेसिंग बार का होगा और एक होगा जो ओवरऑल कॉलम का होगा। तो सबसे पहले है जो लेसिंग बार का डिस्कस करते हैं, सबसे पहले लेसिंग बार का डिस्कस करते हैं। आपका इसको ए नाम देते हैं। सो लैम्डा लेसिंग बार, लैम्डा लेसिंग बार जो होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। इसका मतलब ये हुआ कि लेसिंग बार का, ये जो लेसिंग बार है ये वाला, है ना, इस लेसिंग बार का न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है, इंडिया का जितना भी एग्जाम है सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेसिंग सिस्टम में, लेस्ट कॉलम में लेसिंग बार का मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो क्या रखना है आज के बाद आपको 145, कितना होता है 145, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 145। सो लैम्डा लेसिंग बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा लेसिंग बार का जो सिलेंडर रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा 145
5 145। सेकेंड थिंग, अब एक बात बताइए कि लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एल बाई आर लिख सकते हैं, के एल बाई आर लिख सकते हैं, है ना। यानी के एल बाई आर होगा जो क्या होगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145 होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 145 होना चाहिए। अब एक बात बताइए कि आपका जो आर होता है वो क्या होगा, आर क्या होगा, आर होगा अंडर रूट आई बाई ए, आर क्या होगा, अंडर रूट आई बाई ए, है ना। अब देखिए ये आपका लेसिंग बार है, ये लेसिंग बार है, इसका कुछ थिकनेस होगा, इसका कुछ क्या होगा, थिकनेस होगा, इसका कुछ थिकनेस होगा, ये वाला है ना, ये इसका क्या होगा, थिकनेस होगा। और ये क्या है, इसका बीथ है, इसका बीथ बी है, और इसका थिकनेस क्या है, थिकनेस को टी मान लेते हैं, थिकनेस को टी मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, इसके बाद बेंड करने का कोशिश करेगा, इसके बाद बेंड करने का कोशिश करेगा। अब देखिए, तो इसका हम वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, बी टी क्यू बाई 12, बी इंटू, तो रेक्टेंगल की तरह है, बी टी क्यू बाई 12, बी टी क्यू बाई 12 इंटू बी टी क्यू बाई 12, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बी इंटू टी, बी इंटू टी। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा बी और टी तो कट गया, टी बाई रूट 12 आएगा, क्या, टी बाई रूट 12, इसको लोग याद भी रखते हैं, टी बाई रूट 12, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ लेसिंग बार क्या हो गया, टी बाई रूट 12, टी बाई रूट 12 याद रहेगा ये, टी बाई रूट 12, है ना। सो टी बाई रूट 12 आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू याद रखना किसके लिए, फॉर लेसिंग बार, फॉर लेसिंग बार, फॉर लेसिंग बार। अब देखिए ये आउट ऑफ प्लेन बकलिंग के लिए हुआ, किसके लिए, आउट ऑफ प्लेन बकलिंग के लिए हुआ, है ना। सेकेंड थिंग, बी, केस नंबर बी देखिए, बी पार्ट किसके लिए हो, लैम्डा लेस्ट कॉलम, लेस्ट कॉलम, ओवरऑल कॉलम का जो सिलेंडर रेशियो होगा वो कहता 1.05 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल होगा, लैम्डा एक्चुअल होगा, है ना। मतलब 5% क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, 5% क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ना। 5% जो लेस्ट कॉलम का होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है आपका एक्चुअल कॉलम से। जो इंडिविजुअल कॉलम है इसका जो भी स्लेंडरनेस रेशियो होगा उससे क्या करेंगे, 5% है जो एक्सीड करके लेंगे, 5% क्या करेंगे, एक्सीड करके लेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मतलब 5% मोर, है ना, 5% मोर, इसका मतलब यही हुआ ना, 5% क्या हो गया, ज़्यादा हो गया लैम्डा एक्चुअल से। ये लैम्डा एक्चुअल किसका है, इंडिविजुअल, चैनल सेक्शन होगा या आई सेक्शन जो भी होगा ना, उसका तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो स्लेंडरनेस रेशियो होगा, उसका क्या करेंगे, 105% लेते हैं, 5% ज़्यादा, है ना। तो 1.05 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल, तो ये आपको याद रखना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है, जो भी लेसिंग बार है उसके दोनों के बीच का स्पेसिंग क्या है, कैपिटल एल है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। दो लेसिंग बार के बीच का दूरी क्या है, कैपिटल एल है, ये हमें क्या करना है, इस एल का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं जो लेसिंग बार एक क्या है, सिंगल लेसिंग का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सिंगल लेसिंग का एग्जाम्पल है, जो क्या कर रहा है, वर्टिकल से आपका थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल है जो लेसिंग बार बना रहा है ना। अब देखिए, तो कहता है टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट्स, कॉलम कंपोनेंट्स में, कॉलम कंपोनेंट्स में क्या हुआ, आपका लेसिंग बार हुआ, कॉलम कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, लेसिंग बार। सो टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट्स
between the lacing system or connection, the following condition must be satisfied. Following condition must be satisfied. क्या कंडीशन है उसको देखिए, कहता है लैम्डा कंपोनेंट should not be greater than 50. should not be greater than 50. फर्स्ट केस तो ये हुआ. सेकेंड थिंग बोलता है it should not be greater than 0.7 times of lambda actual. 0.7 times of lambda actual है ना. मतलब ये दोनों में से क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे, है ना. एक बार 50 हो गया और दूसरा ये हो गया, है ना. इसका मतलब ये दोनों को अगर कंबाइंड करके लिखना चाहें तो लैम्डा जो कंपोनेंट होगा, वो क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 50, 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल. यही हुआ ना इसका मतलब. ठीक है. सो अब देखिए इस लैम्डा कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस लैम्डा कंपोनेंट को लिख सकते हैं L अपॉन R कंपोनेंट मिनिमम. मतलब इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल. तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे, है ना, नहीं ये दोनों में से मिनिमम जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा. देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको. तो आप क्या लिखेंगे, L अपॉन RC मिनिमम इज इक्वल टू, ये दोनों में से जो मिनिमम आएगा, ये दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे. सपोज कीजिए कि इसका वैल्यू कुछ आ गया, मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू इसका आ गया, है ना. उसके बाद क्या होगा, सिर्फ अननोन यहाँ पे क्या रहेगा, आपका L रहेगा. यही L का तो वैल्यू हमें निकालना है, यही L का वैल्यू हमें निकालना है ना. सो ये क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. बट आपको कंडीशन याद रखना है कि टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट्स मीन लेसिंग बार को बकल होने से बचने के लिए आपका लैम्डा कंपोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 होना चाहिए एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल होना चाहिए. इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपका जो लैम्डा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 50 एंड 0.7 टाइम्स इंटू लैम्डा एक्चुअल. ये दोनों में जो मिनिमम होगा उसके बराबर होगा, है ना. इसको सोल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ L अपॉन RC मिनिमम से उसको इक्वेट करेंगे. यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, L का वैल्यू आपका निकल के बाहर आ जाएगा, है ना. तो अगर इतना L का वैल्यू होगा तो क्या होगा, आपका जो लेसिंग बार है वो क्या होगा, बकल नहीं करेगा, है ना, वो बकल नहीं करेगा. तो ये जो कंडीशन हम लिखे वो किसके लिए लिखे, सिंगल लेसिंग के लिए लिखे, है ना. ये जो कंडीशन लिखे ये वाला, ये किसके लिए लिखे, फॉर सिंगल लेसिंग. तो डबल लेसिंग के लिए क्या होगा, ज़्यादा सिंगल लेसिंग के लिए एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आपको इसी पे फोकस करना है. डबल लेसिंग का ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, डबल लेसिंग का एग्जाम्पल है. तो डबल लेसिंग के लिए देख लीजिए, फॉर डबल लेसिंग के लिए आपका होगा लैम्डा कंपोनेंट that is L upon RC minimum should not be greater than 40 and should not be greater than 0.6 times of lambda actual, है ना, लैम्डा एक्चुअल. सो ये सब है जो कोड का रिकमेंडेशन है, जो आपको अगर एग्जाम फ्यूचर में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा. जैसे मैंने किया तो आप लोग को भी याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना. चलिए, तो ये हो गया आपका डबल लेसिंग के लिए. लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपका सिंगल लेसिंग के लिए ज़्यादा एग्जाम में पूछता है ना. सो डबल लेसिंग के लिए भी हो गया, सिंगल लेसिंग के लिए भी हो गया, है ना.
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है आपका एंगल ऑफ लेसिंग बार। ये जो आपको थीटा दिख रहा है, ये जो वर्टिकल से थीटा दिख रहा है, ये इसका क्या रिकमेंडेशन कोड ने दिया है, इसका क्या रिकमेंडेशन है जो कोड ने दिया है। सो एंगल ऑफ लेसिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिखिए एक लाइन, एंगल ऑफ लेसिंग एंगल ऑफ लेसिंग with respect to vertical that is थीटा, यहाँ दिख रहा है थीटा। तो ये थीटा का जो रिकमेंडेशन है वो कहता है थीटा का जो वैल्यू होगा, जो थीटा का वैल्यू होगा वो 40 डिग्री से बड़ा होगा एंड 70 डिग्री से छोटा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। जो थीटा का रेंज है वो क्या है आपका 40 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 70 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 40 डिग्री से छोटा हो जाएगा तब क्या प्रॉब्लम आएगा, और 70, एक मिनट, मतलब कि 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए है ना, और 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ। सो 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री से यदि कम हो जाए और 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा सुनिए, अगर इससे कम हो जाए या फिर इससे ज़्यादा हो जाए, है ना, अगर इससे कम होता है ना, पहला ले लीजिए फॉर थीटा लेस देन 40 डिग्री, अगर 40 डिग्री से कम हो जाए तब क्या प्रॉब्लम होगा। 40 डिग्री से यदि कम होगा तो आपका फोर्स इन लेसिंग बार, फोर्स इन लेसिंग बार, ये जो लेसिंग बार है इसमें भी तो कुछ फोर्स आएगा, लेसिंग बार में भी तो कुछ फोर्स आएगा। तो फोर्स इन लेसिंग बार क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोर्स इन लेसिंग बार क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और जब फोर्सिंग, सेकेंड थिंग कि यदि थीटा आप कम करना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर आप थीटा कम करना चाहते हैं, थीटा को यदि कम करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, काफ़ी वर्टिकल इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। इस थीटा को आपको कम करना है, इसका मतलब ये लेंथ ऑफ लेसिंग भी इंक्रीज करेगा, लेंथ ऑफ लेसिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं, देखिए इसको एक इस तरह से जोड़ रहे हैं, दूसरा एक वर्टिकल कर रहे हैं, तो जब वर्टिकल करेंगे तो ओवरऑल लेंथ ऑफ लेसिंग भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसको समझना है अच्छे से, लेंथ ऑफ लेसिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब लेंथ ऑफ लेसिंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसको बकल करने का चांसेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉन्गर लेंथ क्या होगा, इजिली बकल करेगा। जो लेंथ लंबा होगा यदि हो जाएगा तो इजिली है जो क्या हो जाएगा, आपका जो लेसिंग बार है वो बकल करेगा, है ना। इस तरह से इसमें बकलिंग होने का टेंडेंसी हो सकता है, इस तरह से बकल कर सकता है यदि ज़्यादा लेंथ हो गया तो, ठीक है। तो पी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपका जो लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जो इसका लेंथ है, ये जो लेंथ है आपका वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है ना, लेंथ का वैल्यू है जो बहुत तेज़ी से इस केस में इंक्रीज करता है, तो क्या होगा, बकलिंग होने का चांस रहेगा, है ना। बट इसमें बकलिंग होने के चांस का मेन रीजन क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज होना। फोर्स तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, नो डाउट, फोर्स भी इंक्रीज होगा, है ना, लेकिन लेंथ है जो ज़्यादा इंक्रीज होगा। सेकेंड केस देखिए, फॉर थीटा ग्रेटर देन 70 डिग्री, अगर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। अगर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में आपका 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो इस केस में क्या होगा, फोर्स है जो ज़्यादा इंक्रीज होता है, फोर्स का वैल्यू है जो ज़्यादा इंक्रीज होता है। जनरली इसका जब कंपोनेंट तोड़ के आप फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो इस केस में जो फोर्स का वैल्यू आता है, जनरली सोल्व साइन कॉस थीटा, इसको सोल्व करना है, थीटा का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 70 डिग्री में पुट कर दीजिए, है ना। तो इस केस में आपको सोल्व करने के बाद पी का जो वैल्यू आता है
वो आपका मतलब जो एफ का जो वैल्यू आएगा सोल्व करने के बाद यहाँ पे, तो एफ का जो वैल्यू आता है इस केस में वो आता है 3 टाइम्स ऑफ पी, 3 टाइम्स ऑफ पी, 3 टाइम्स ऑफ पी। इस केस में जो आपका एफ का वैल्यू आएगा वो आता है 1.3 टाइम्स ऑफ पी, है ना। कुछ नहीं करना है, इसको कंपोनेंट को ब्रेक करना है और थीटा का वैल्यू कितना पुट करना है, 40 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री, है ना। और यहाँ पे आपका फोर्स तो इंक्रीज हुआ ही, ज़्यादा हुआ इंक्रीज पहला की तुलना में, क्योंकि फर्स्ट में 1.3 पे आया और यहाँ पे 3 पे आया। लेकिन इस केस में सेकंड केस में आपका फोर्स जो ज़्यादा इंक्रीज होगा और लेंथ क्या होगा, इससे लेंथ तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि थीटा का वैल्यू आप अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज तो तब होगा जब कुछ इस तरह से होगा, तभी तो इंक्रीज होगा, है ना। तो जब थीटा का वैल्यू ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो लेंथ है क्या होगा, छोटा होगा, डिक्रीज होगा। लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन इस केस में भी क्या होगा, वकल करेगा, इस केस में भी वकल करेगा। लेकिन वकलिंग का मेन रीजन यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स जनरेशन इन किसमें, लेसिंग बार, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होने के कारण यहाँ पे वकल हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ने के कारण वकल हो रहा है। फोर्स दोनों केस में इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, फोर्स दोनों केस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि थीटा का वैल्यू वर्टिकल से कितना होता है, 40 से 70 के बीच में लाई करता है। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डायमेंशन ऑफ लेसिंग बार। डायमेंशन ऑफ लेसिंग बार। अब डायमेंशन ऑफ लेसिंग बार बोलते हैं तो सबसे पहला है जो आपका लेंथ ऑफ लेसिंग बार आता है, लेंथ ऑफ लेसिंग बार, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्मॉल एल, लेंथ ऑफ लेसिंग बार। ये क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन इनर टू इनर कनेक्शन। इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इनर टू इनर कनेक्शन कहने का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए एक रिवेट यहाँ पे है, एक रिवेट यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का दूरी क्या हुआ, ये हुआ। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ आपका, ये हुआ, है ना। अगर सपोज कीजिए कि डबल रहता, एक कॉलम ए है, दूसरा कॉलम ए है, और यहाँ पे आपका जो लेसिंग है, यहाँ पे जो लेसिंग है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे सपोज कीजिए 2 रिवेट लगा हुआ है, 2 रिवेट पे लगा हुआ, तो यहाँ पे लेंथ कौन सा होगा, इस केस में लेंथ कौन सा होगा, इस केस में लेंथ होगा इनर टू इनर कनेक्शन। तो इनर तो आपका ये रहा, ये इनर रहा, और इधर से इनर बोल्ट रिवेट कौन सा रहा, ये रहा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एल होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एल होगा। समझ में आ गया। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर टू इनर कनेक्शन, इनर टू इनर कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग बार। इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग बार। सो इफेक्टिव लेंथ की जहाँ तक बात है तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग बार है जो किस पे डिपेंड करेगा, इंड कनेक्शन पे डिपेंड करेगा, इंड कनेक्शन पे डिपेंड करेगा। सो एल इफेक्टिव जो होगा वो एल के बराबर होगा, कब, एल के बराबर होगा फॉर सिंगल लेसिंग, फॉर सिंगल लेसिंग with 1 rivet और बोल्ट। अगर सिर्फ एक रिवेट और एक बोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों इंड है जो क्या होगा, पिन की तरह बिहेव करेगा। दोनों इंड क्या होगा, पिन की तरह बिहेव करेगा, पिन एंड की तरह बिहेव करेगा। तो एल इफेक्टिव क्या होगा, एल के बराबर हो जाएगा। सेकंड केस जो आपका एल इफेक्टिव है वो 0.7 टाइम्स ऑफ एल होगा, कब, फॉर डबल लेसिंग, जब डबल लेसिंग का केस होगा तो कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव 0.7 टाइम्स ऑफ एल। थर्ड थिंग
थर्ड थिंग 0.7 टाइम्स ऑफ एल होगा किसके लिए, फॉर बेल्डेड लेसिंग, फॉर बेल्डेड लेसिंग। अगर आप बेल्डिंग करते हैं, अगर आप बेल्डिंग करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने बेल्डिंग कर दिया, यहाँ पे क्या किया आपने, बेल्डिंग किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बेल्डिंग कर दिया, तो जब बेल्डिंग कर देंगे तो बेल्डिंग के केस में कितना हो जाएगा, 0.7 टाइम्स ऑफ एल, है ना। तो इस केस में एल का वैल्यू क्या होगा, इनर टू इनर आपका ए रहा, जहाँ पे बेल्ट लास्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, इनर टू इनर लेंगे, है ना। तो याद रखना एल इफेक्टिव आपका एल होगा फॉर सिंगल लेसिंग विथ 1 रिवेट और बोल्ट, 0.7 टाइम्स ऑफ एल फॉर डबल लेसिंग, एंड 0.7 टाइम्स ऑफ एल फॉर बेल्डेड लेसिंग, है ना। बेल्डेड लेसिंग हो या फिर डबल रिवेटेड हो, या फिर डबल रिवेटेड हो। तो ये तो रहा इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, है ना। ये जो लेसिंग बार है इसका मिनिमम थिकनेस क्या होगा, इसका मिनिमम थिकनेस क्या होगा, ये जो लेसिंग बार है इसका आपका मिनिमम थिकनेस क्या होगा। मिनिमम थिकनेस देखिए, ये इसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया, है ना। और एक क्या हो गया, बीथ हो गया, ये बीथ हो गया, और एक क्या हो गया, ये आपका थिकनेस हो गया, है ना, ये थिकनेस हो गया। तो थिकनेस की बात करता है कि जो टी होगा, टी मिनिमम, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, टी मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन L/40, L/40 फॉर सिंगल लेसिंग, किसके लिए, फॉर सिंगल लेसिंग के लिए, फॉर सिंगल लेसिंग के लिए, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन L/60, किसके लिए, फॉर डबल लेसिंग, फॉर डबल लेसिंग। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से देखना है, आपका L/60 भी ऑप्शन में रहेगा और L/40 भी रहेगा। तो ध्यान से देखना है कि किसके बारे में पूछा है, सिंगल लेसिंग के बारे में पूछा है या डबल लेसिंग के बारे में पूछा है ना। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिंगल लेसिंग के बारे में अगर पूछे तो L/60 से कम नहीं होना चाहिए, और अगर डबल होना चाहिए तो सिंगल लेसिंग के लिए L/40 से कम नहीं होना चाहिए, और डबल के लिए L/60 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये मिनिमम थिकनेस की बात किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका मिनिमम बीथ ऑफ लेसिंग बार, मिनिमम बीथ ऑफ लेसिंग बार। यहाँ पे देखिए आपका ए क्या है, यही बीथ है, ये जो देख रहा है यही क्या है, बीथ है ना, बीथ है। सो जो बी मिनिमम होगा, बी मिनिमम होगा, अभी बनाए थे हम लोग फिगर, ये तो आपका थिकनेस हो गया, ये तो थिकनेस हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये थिकनेस हो गया, और ये हो गया जो क्या हो गया, बीथ हो गया, ये हो गया बीथ हो गया, है ना। सो जो मिनिमम बीथ क्या होना चाहिए, मिनिमम बीथ ऑफ लेसिंग बार क्या होना चाहिए, है ना। सो बी मिनिमम जो होगा, बी मिनिमम जो होगा वो बोलता है, मैं नहीं कोड बोलता है 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, है ना। 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स किस यूनिट में होगा, ये mm में होगा, किस यूनिट में होगा, mm में होगा। सो 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, है ना। कोड तो इतना ही बोलता है, बट क्या इतना याद रखने से क्वेश्चन हम एग्जाम में बना देंगे, है ना। अगर सिर्फ इस फॉर्मेट में आंसर पूछता है कितना टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया होगा, तब तो 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया होगा, नो डाउट 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया होगा। ऑप्शन में आएगा 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया इज इक्वल टू नॉमिनल डाया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। तो आपको क्या याद रखना है, 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। बट कभी कभी क्या होगा कि नॉमिनल डाया का वैल्यू देगा और आपको विथ मिनिमम का वैल्यू पूछेगा, है ना।
तब यहाँ पे आइए, तब यहाँ पे आइए। यहाँ से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस टेबल से, है ना। कहता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट यदि 16 है तो मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार क्या होगा, 50 होगा। 18 है तो 55 होगा, 20 है तो 60 होगा, 22 है तो 65 होगा, है ना। अभी आपको बहुत बड़ा डाउट आया होगा कि सर अभी तो आप बोले 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया रिवेट, है ना। तो बोले 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, बोले 16 कितना होता है, 16 × 3 कितना 48 होगा, है ना। तो ये कितना लिया है, 50 लिया है। अगर 18 हो तो कितना होगा, 55 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि विड्थ ऑफ जो लेसिंग बार है वो मार्केट में अवेलेबल है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, है ना। 48 mm का नहीं मिलेगा आपको, है ना, 54 का नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, है ना, आप क्या करेंगे। तो ध्यान रखिए, एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सही तरीका से माइंड का यूटिलाइज करना होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, इट शुड बी मल्टी, ये सब अगर इन सब को ध्यान से देखें तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 नियरेस्ट टू 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया है एंड मल्टीपल ऑफ, चलिए लिख देता हूं, नियरेस्ट टू 3 5 बट मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5.0, है ना। 3 5 मतलब 3 गुना तो है, 3 गुना तो है, लेकिन किसका मल्टीपल है, 5 का सब मल्टीपल है। ध्यान से देखिए, 16 × 3 कितना आता था, ये 48 आता था, लेकिन 5 का मल्टीपल, है ना, 5 का मल्टीपल क्या हो गया, 50 हो गया। 18 कितना, इसका 54 आएगा, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है और 54 के निकट है, 54 के निकट है, तो क्या हो गया, 55 हो गया, है ना। ये तो पूरे हो गया, 20 × 3 60 हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए, ये बहुत एग्जाम में पूछता है ना। 22 × 3 कितना करेंगे, 66 आएगा, है ना। लेकिन 66 के कौन सा ऐसा नंबर निकट है जो 5 का मल्टीपल है, तो क्या होगा, 65। तो अब याद हो गया, है ना, नहीं, अब याद हो गया होगा। सो इस तरह से आप है जो इसको मेमोराइज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्सेस इन लेसिंग सिस्टम। फोर्सेस इन लेसिंग सिस्टम, हमें क्या निकालना है, जो लेसिंग सिस्टम है इसमें फोर्स निकालना है, लेसिंग सिस्टम में उसमें फोर्स निकालना है। तो सुनिए, सबसे पहला रिकमेंडेशन बोलता है कि लेसिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट ए ट्रांसवर्स शियर फोर्स V इज इक्वल टू 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल लोड, 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल लोड। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो V होगा वो 2.5% ऑफ एक्सियल लोड होगा, दैट इज V इज इक्वल टू 2.5% ऑफ P, 2.5% ऑफ P, है ना। अब देखिए, बहुत प्यार से क्वेश्चन पूछेगा कि ये लेस्ट कॉलम इज डिजाइन फॉर 1000 किलो न्यूटन, व्हाट इज द ट्रांसवर्स फोर्स जनरेटेड इन द लेसिंग बार, है ना। पूछेगा कि 1000 किलो न्यूटन के लिए एक लेस्ट कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल टोटल फोर्स कितना आ रहा है, इस पे ओवरऑल टोटल फोर्स कितना आ रहा है, 1000 किलो न्यूटन। तो बोलेगा कि कितना किलो न्यूटन के लिए आप लेसिंग बार को डिजाइन करेंगे, लेसिंग बार, ये जो बार है उसको कितना के लिए डिजाइन करेंगे। तो फट से आपको निकालना होगा 2.5%, मतलब 2.5/100 इंटू 1000, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब 25 किलो न्यूटन के लिए आपको डिजाइन करना होगा, किसको, लेसिंग के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2.5% ऑफ P, कितना ट्रांसवर्स फोर्स इसमें जनरेट होता है, 2.5% ऑफ P। अब देखिए, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। तो सीधा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो P होगा, सॉरी V जो होगा
2.5% ऑफ पी होगा, 2.5% ऑफ पी होगा। और ये जो भी होगा कहता है दिस शियर फोर्स इज शेयर और डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल ट्रांसवर्स लेसिंग सिस्टम इन पैरेलल प्लेन, ट्रांसवर्स लेसिंग सिस्टम इन पैरेलल प्लेन। जो भी भी का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इक्वली शेयर्ड होगा, इक्वली शेयर्ड होगा अमंग ऑल ट्रांसवर्स लेसिंग सिस्टम इन पैरेलल प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। देखिए पैरेलल प्लेन, ये तो सिंगल लेसिंग है। सिंगल लेसिंग में देखिए एक तो होगा आपको फ्रंट फेस पे लेसिंग, एक होगा ये बैक फेस पे लेसिंग, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन कितना हो गया, 2 हो गया। यानी भी का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, दोनों इक्वली है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब क्लियर है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, एक फ्रंट फेस में एक बैक फेस में। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, देखिए लेसिंग ऑन फेस ए, इसको फेस ए नाम दे दीजिए, है ना। और इसको जो पीछे है वो दिख नहीं रहा, उसको फेस बी नाम दे दीजिए, है ना। तो लेसिंग ए फेस ए हो गया, लेसिंग इन फेस बी हो गया। तो क्या देखें, सिंगल लेसिंग में आपका 2 पैरेलल फेस आया, सिंगल लेसिंग में 2 पैरेलल फेस आया। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, इसलिए अच्छा से समझिए इसको, 2 फेस आया। अगर डबल लेसिंग है तो डबल लेसिंग में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, डबल लेसिंग में देखिए, डबल में एक तो आपका ए रहा, दूसरा आपका ए रहा, यानी फ्रंट फेस पे ही 2 आ गया, फ्रंट फेस पे ही 2 आ गया, है ना। और 2 इसके बैक फेस पे होगा, 2 इसके बैक फेस पे होगा। यानी डबल लेसिंग में कितना पैरेलल प्लेन होगा, 4। डबल लेसिंग में पैरेलल प्लेन कितना होगा, 4। लेसिंग ऑन फेस ए, लेसिंग ऑन फेस बी, है ना। टोटल क्या हो गया, 4 आ गया। अब देखिए बैक साइड, अब पीछे आइए। सो मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसवर्स सिस्टम इन पैरेलल प्लेन जो क्या है, n है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांसवर्स सिस्टम इन पैरेलल प्लेन है जो कितना है, n है ना। सो इस तरह से आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सही से समझना है। ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये वाला, ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी आपको थीटा होगा, है ना। अब देखिए जब ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए एफ है, तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, है ना। और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा। और इसमें जो ट्रांसवर्स फोर्स आ रहा है ये भी आ रहा है, इसमें ट्रांसवर्स फोर्स कितना आ रहा है, भी आ रहा है ना। ये ट्रांसवर्स फोर्स कितना आ रहा है, भी आ रहा है। तो टोटल ट्रांसवर्स फोर्स भी आ रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन कितना है, n है। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन n है, तो ये कितना हो जाएगा, v बाई एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v बाई एन हो जाएगा, नहीं, टोटल हो गया v बाई एन। सो इस v बाई एन को किससे इक्वेट करेंगे, एफ साइन थीटा से इक्वेट करेंगे, एफ साइन थीटा से इक्वेट करेंगे। सो एफ साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, v बाई एन, v बाई एन। दिस इम्प्लाई यहाँ पे f का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, f का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। f का वैल्यू कितना हो जाएगा, v बाई एन साइन थीटा, v बाई एन साइन थीटा। तो ये हो गया फोर्सेस इन लेसिंग सिस्टम, फोर्सेस इन लेसिंग सिस्टम, है ना। ट्रांसवर्स फोर्स कितना हो गया, 2.5% ऑफ पी, 2.5% ऑफ पी। और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, v बाई एन साइन थीटा, है ना। अब इसी में देखिए फॉर सिंगल लेसिंग, सिंगल लेसिंग के लिए n का वैल्यू क्या होगा बताइए, n का वैल्यू 2 होगा, एक फ्रंट फेस पे और एक बैक फेस पे 2 होगा। इसीलिए दिस इम्प्लाई f का वैल्यू क्या हो जाएगा सिंगल लेसिंग के लिए, बताइए
F बराबर हो गया V बाई 2 साइन थीटा। इसी को सब लोग याद रखते हैं, V बाई 2 साइन थीटा। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन एक्सप्लेनेशन दे देने से क्या होता है, थोड़ा चीज़ें ड्यूरेबल होती है, थोड़ा ड्यूरेबल होती है। नाउ डबल लेसिंग के लिए लिख सकते हैं, फॉर डबल लेसिंग, फॉर डबल लेसिंग, फॉर डबल लेसिंग n बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 आगे और 2 पीछे। फिर से देख लीजिए अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो। देखिए एक ए वाला हुआ, एक ए वाला हुआ, तो 2 क्या हो गया आगे हो गया, और 2 इसके जस्ट पीछे होगा, 2 इसके जस्ट पीछे होगा, तो n बराबर कितना हो गया 4 हो गया। यानी डबल लेसिंग के लिए n का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो f का वैल्यू क्या होगा, तो f का वैल्यू क्या होगा v अपॉन 4 साइन थीटा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है ना। थीटा का वैल्यू देगा, v का वैल्यू आपको निकालना होगा कितना 2.5% ऑफ p, वो सिर्फ क्वेश्चन में देगा p का वैल्यू, मान लेते हैं p का वैल्यू 1000 किलो न्यूटन है, तो f का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू देगा तो, है ना। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव 2-2 मार्क्स का भी पूछता है। चलिए अब देखिए, ये जो फोर्स है, ये जो f का वैल्यू है, इसका नेचर क्या होगा, है ना, इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव होगा, क्या होगा, है ना। तो ध्यान से सुनिए, इसका जो नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा, नेचर इसका लिख देते हैं, थर्ड पॉइंट यही लिख रहे हैं, नेचर ऑफ एफ। एफ का नेचर क्या होगा, तो जो एफ का नेचर होगा वो कंप्रेसिव भी होगा और टेंसाइल भी होगा, है ना। अगर एक लेसिंग बार में सपोज कीजिए कि कंप्रेसिव है, सपोज कीजिए कि इसमें कंप्रेसिव है, इसमें कंप्रेसिव है, तो इसमें क्या आएगा टेंसाइल आएगा। मतलब एक में अगर कंप्रेसिव है तो दूसरा में क्या आएगा टेंसाइल आएगा। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होगा, एक में अगर कंप्रेसिव होगा तो दूसरा में क्या आएगा टेंसाइल आएगा, है ना। सो यहाँ पे लिखना है कि दिस फोर्स is tensile in one lacing bar, and compressive in other lacing bar। तो ये सब थोड़ा डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे जब अच्छे एग्जाम देंगे तो वहाँ पे अंदर से क्वेश्चन पूछता है ना। सो दिस फोर्स इज टेंसाइल इन वन लेसिंग बार एंड कॉम्प्रेसिव इन अदर लेसिंग बार। ये जो एफ का नेचर होगा टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। तो ये तो था फोर्सेस इन लेसिंग सिस्टम, v बाई 2 साइन थीटा फॉर सिंगल लेसिंग, v बाई 4 साइन थीटा फॉर डबल लेसिंग। नाउ ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब फाइनल फोर्स निकल गया, एफ का वैल्यू निकल गया है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द लेसिंग बार, है ना। नंबर ऑफ रिवेट, कितना रिवेट की जरूरत पड़ेगा, कितना रिवेट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप देख लीजिए फर्स्ट केस के लिए, इसको केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 1 बोल रहे हैं और इसको केस 2 बोल रहे हैं, केस 2 बोल रहे हैं, है ना। आप लोग को दोनों सेम ही लग रहा होगा, लेकिन सेम नहीं है, सेम ये नहीं है ना। यहाँ पर देखिए दोनों इंडिविजुअल सेक्शन है, दो अलग अलग मेंबर है, एक रिवेट से यहाँ कनेक्शन है, एक रिवेट से यहाँ कनेक्शन है ना। ये दोनों है जो, ये दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है अलग अलग है। एक इसमें एक रिवेट इसमें लगा हुआ है और एक रिवेट इसमें लगा हुआ है ना। और अभी हम बोले कि एक में कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा, एक में टेंसाइल आएगा। तो ये देखिए, ये है जो ज्वाइंट को प्रेस कर रहा है, ज्वाइंट को प्रेस कर रहा है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा, मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट को प्रेस कर रहा है, तो एक इसका नेचर क्या हो गया कॉम्प्रेसिव हो गया। ये ज्वाइंट से दूर जा रहा है, ये ज्वाइंट से दूर जा रहा है, तो इसका नेचर क्या हो गया टेंसाइल हो गया, है ना। इसका नेचर क्या हो गया टेंसाइल हो गया, है ना। इसका नेचर आपका टेंसाइल हो गया। बट हमें वो नहीं पता करना है, हमें पता करना है नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट। तो इस केस में जो नंबर ऑफ रिवेट होगा फर्स्ट केस के लिए, फॉर केस 1
नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड। क्योंकि दोनों क्या है, अपना अपना इंडिविजुअल सेक्शन है, ये इंडिविजुअल है ना, दोनों का कनेक्शन अलग अलग हुआ, इसका कनेक्शन अलग है, इसका कनेक्शन अलग है ना। तो इस केस में जो नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड होगा एफ अपॉन रिवेट वैल्यू। आपको तो पता है एफ अपॉन रिवेट वैल्यू। एफ कहाँ से आएगा, एफ डिपेंड करेगा कि सिंगल लेसिंग है या डबल लेसिंग है। बट यहाँ पे आइए फॉर केस टू केस टू की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे एक ही रिवेट से दोनों कनेक्टेड है, एक ही रिवेट से दोनों कनेक्टेड है ना, एक दूसरे पे इस तरह से चढ़ा हुआ है, एक इस तरह से क्या है चढ़ा हुआ है, एक ही रिवेट से दोनों कनेक्टेड है नहीं, इस तरह से दोनों क्या है एक दूसरे पे कनेक्टेड है। जब एक दूसरे पे दोनों कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ही जगह कनेक्शन किया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका थीटा है, जब ये थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा है ना। और ये टेंसाइल है तो ऊपर की ओर, यहाँ देखिए ये कॉम्प्रेसिव है तो नीचे से भी आपको इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ऊपर की ओर, यहाँ पे कितना एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा है ना। और दूसरा बात इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा कितना एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा एफ साइन थीटा। बट मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या, एक है जो इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स अगर निकालें तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ आएगा, एफ कॉस थीटा यहाँ से और एफ कॉस थीटा यहाँ से, यानी इस केस में टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस केस में नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड केस 2 के लिए कितना हो जाएगा बताइए, डायरेक्ट लिख दूं 2f cos थीटा डिवाइडेड बटा रिवेट वैल्यू, डिवाइडेड बटा रिवेट वैल्यू, जिसको आर भी बोलते थे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका f बाई आर भी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2f cos थीटा डिवाइडेड बटा आर बी, डिवाइडेड बटा आर बी। क्लियर है ना। 2f cos थीटा कैसे हुआ, f cos थीटा ए और f cos थीटा ए दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, नहीं ऊपर की ओर है, f cos थीटा इसके कारण, और a वाला f cos थीटा किसके कारण, नीचे वाला कारण, कॉम्प्रेसिव नेचर था, है ना। तो टोटल हो गया 2f cos थीटा डिवाइडेड बटा रिवेट वैल्यू। क्लियर है। सो दिस इज द फुल डिजाइन ऑफ लेसिंग सिस्टम। इस पे आपको एक क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना, एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो काफ़ी डिटेल में है जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। अगर एक बार नहीं क्लियर होता है 2 बार देखिए, है ना। और ज़्यादा है जो अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि काफ़ी मन से इसको मैं बनाया हूँ। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कल हम है जो इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है जो डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम है, ये काफ़ी छोटा टॉपिक होगा, तो बैटन देख लेंगे। लेसिंग है जो कंप्लीट हो गया, उस पर क्वेश्चन करना एक, और उसके बाद है जो बैटन कॉलम देखेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।